भारत, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद ऊंचे ऊंचे पहाड़, हलचल से भरे शहर या फिर शानदार स्मारक। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसने सदियों से इस देश को आकार दिया है, और वो है यहाँ की नदियाँ। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, बल्कि ये वो जीवन रेखाएं हैं, वो नसें हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया, संस्कृतियों को सींचा और आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जीवन रेखाएं हैं जो इस विशाल देश के कोने कोने तक जीवन पहुंचाती हैं? और इसका जवाब है भारत का विशाल और बेहद जटिल नदी नेटवर्क। यही वो असली धमनियां हैं जो बर्फीले पहाड़ों से निकलकर तपते मैदानों को पार करती हुई विशाल समुद्र तक इस देश के हर हिस्से में जीवन का संचार करती हैं। तो चलिए आज भारत की इन्हीं जीवनदायिनी नदियों की दुनिया में उतरते हैं। हमारे इस सफर में हम सबसे पहले भारत की दो मुख्य नदी प्रणालियों को समझेंगे, फिर हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियों से मिलेंगे, उसके बाद प्रायद्वीप की जीवन रेखाओं को जानेंगे, कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स और पहेलियां भी सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये नदियां कैसे एक राष्ट्र के जलमार्ग के तौर पर काम करती हैं। देखिए, भारत की नदियों की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। मतलब उनके उद्गम के आधार पर हम उन्हें दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं और यहीं से उनका पूरा चरित्र और सफर तय होता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एक तरफ है हिमालय की नदियां, जिन्हें साल भर हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से पानी मिलता है, मतलब ये 12 मासी हैं, कभी नहीं सूखती। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। और बस यही एक फर्क इन दोनों तरह की नदियों के स्वभाव को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर, दुनिया की छत यानी हिमालय पर, और देखते हैं कि कैसे बर्फ और ग्लेशियर्स इन विशाल नदियों को जन्म देते हैं। और हिमालय की नदियों की बात हो तो जाहिर है पहला नाम गंगा का ही आता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का इसका 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और रोजी रोटी को अपने साथ लेकर चलता है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो सीमाओं को नहीं मानती। सोचिए, ये तिब्बत में सांगपो के नाम से शुरू होती है, भारत में आकर एक शक्तिशाली रूप लेती है और फिर बांग्लादेश में जमुना बनकर समुद्र में मिल जाती है। इसकी चौड़ाई इसे भारत की सबसे अनोखी नदियों में से एक बनाती है। और फिर है सिंधु नदी, जिसका नाम ही हमारे देश के नाम इंडिया से जुड़ा है। मानसरोवर झील के पास से निकलकर ये नदी उस महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवार रही है, जिसने हजारों साल पहले इस इलाके में शहरी जीवन की नींव रखी थी। अच्छा, अब हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से उतरकर चलते हैं दक्षिण के पठारों की ओर, जहां नदियों का जीवन पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर टिका है। यहां हमारी मुलाकात होती है गोदावरी से। ये इतनी विशाल है और इसका सांस्कृतिक महत्व भी इतना ज्यादा है कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इस पूरे क्षेत्र के लिए ठीक वैसी ही जीवनदायिनी है जैसी उत्तर भारत के लिए गंगा है। अब एक ऐसी नदी से मिलते हैं जो बाकियों से थोड़ी अलग है। ये उल्टी दिशा में बहती है। जहां ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वहीं नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। और इसका रास्ता भी बहुत अनोखा है। ये विंध्य और सतपुरा पहाड़ों के बीच बनी एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। दक्षिण में कृष्णा और कावेरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर कावेरी, जिसे तमिलनाडु और कर्नाटक की जीवन रेखा कहा जाता है। इन दोनों राज्यों की खेती, किसानी और पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी नदी पर निर्भर करता है। चलिए अब कुछ मजेदार तथ्यों और पहेलियों का एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। देखते हैं इन नदियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें कितनी जानी पहचानी हैं। तो पहली पहेली, एक ऐसी नदी जो जीवन तो देती थी पर कभी-कभी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए भी जानी जाती थी। किस नदी को बंगाल का शोक कहते थे? जी हां, इसका जवाब है दामोदर नदी। पहले इसमें इतनी भयानक बाढ़ आती थी कि इसे ये नाम मिला। हालांकि अब तो बांध बनाकर इस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अच्छा ठीक, इसी तरह एक और सवाल है, वो कौन सी नदी है जो बिहार में अक्सर बाढ़ का कारण बनती है? ये है कोसी नदी। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि इसकी अप्रत्याशित बाढ़ की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल,
वो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ भारत में ही बहती है? क्या लगता है, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? सही जवाब है गोदावरी। भले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र इससे ज्यादा लंबी हैं, पर उनका सफर दूसरे देशों से भी होकर गुजरता है। गोदावरी ही वो सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के अंदर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि ये नदियां कितनी प्राचीन हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। आज के दौर में ये नदियां भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आधुनिक जलमार्ग यानी वाटर हाईवे बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पर गंगा नदी पर बना नेशनल वाटरवे 1 और ब्रह्मपुत्र पर बना नेशनल वाटरवे 2 आज माल और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत अहम है, जिससे व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। और सिर्फ जलमार्ग ही नहीं, भारत के ज्यादातर बड़े और ऐतिहासिक शहर इन्हीं नदियों के किनारे तो बसे हैं। सोचिए, दिल्ली यमुना के किनारे है, कोलकाता हुगली के, नासिक गोदावरी पर और सूरत ताप्ती के किनारे। इन शहरों की पहचान और विकास उनकी नदियों के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि कैसे इन नदियों ने भारत के अतीत को सींचा है, उसे गढ़ा है। लेकिन आज जब हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यही नदियां भारत के भविष्य को कैसे परिभाषित करेंगी। इनका संरक्षण और सम्मान ही हमारे कल को सुरक्षित कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।